तो आज की ताजा खबर में सबसे पहले बात अब की बार किसकी सरकार की, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ब्लॉग के जरिए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। डॉक्टर लोहिया के जरिए कांग्रेस पर उठाए सवाल। और देश के लिए कांग्रेस घातक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये सवाल उठाया गया और ये बात कही गई। लोहिया ने भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस शासन कालों में किसानों को परेशान किया गया, ये भी कहा। लोहिया वंशवादी राजनीति को हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। डॉक्टर लोहिया के जरिए कांग्रेस पर सवाल उठाए पीएम ने। देश के लिए कांग्रेस घातक हो चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त। डॉक्टर लोहिया के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है, सवाल उठाए हैं। देश के लिए कांग्रेस घातक हो चुकी है। ब्लॉग के जरिए यहां पर निशाना साधा है कांग्रेस पर पीएम ने। और ब्लॉग की तस्वीर भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है। सीधे और साफ तौर पर क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं इस ब्लॉक में। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है, ये जंग यहाँ पर और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, वार और पलटवार का दौर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। डॉक्टर लोहिया याद में उन्होंने ये ब्लॉग लिखा है और डॉक्टर लोहिया के जरिए कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया है। और विकास चंद्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है डॉक्टर लोहिया की बातों के जरिए, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए, पीएम लगातार अब लिख करके कांग्रेस पे अब अपने ब्लॉग के जरिए, ट्विटर के जरिए या अपना लेख लिख करके अब कांग्रेस और विपक्षियों पे हमला कर रहे हैं। देखिए, लोहिया के बहाने हमला करने का सीधा अर्थ एक ही है कि लोहिया ने जो राजनीति की धारा चलाई वो कांग्रेसवाद पे आधारित थी, और उस राजनीति को लेकर चलने वाले लोग जो लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं, आज सब लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी उन लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि जिस लोहिया को आप अपना आदर्श मानते हैं, जिस लोहिया को आगे रख के आप अपनी राजनीति करते हैं, उस लोहिया के हृदय में कांग्रेस का विरोध कूट कूट कर भरा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो लोहिया ने भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए थे अपने ब्लॉग में। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसानों को परेशान किया गया था, वंशवादी राजनीति को हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे लोहिया। ये बातें कहते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और अब आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताते हैं जिन पर आज दिन भर न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। 2019 के रण के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में संबित पात्रा और गिरीश बापट जैसे नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 36 नेताओं के नाम हैं, यानी बीजेपी अब तक 220 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं बिहार में भी आज गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का ऐलान 4 दिन पहले ही हो चुका है, जहां बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं रामविलास पासवान की बारी, एलजेपी को 6 सीटें मिली हैं। और साथ ही साथ नजर रहेगी राहुल गांधी के बिहार और बंगाल दौरे पर भी। पूर्णिया में रैली कर वो बिहार में चुनावी घमासान का आगाज करेंगे और इसके बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में भी राहुल गांधी की एक रैली है, जनसभा को संबोधित करेंगे अपने उम्मीदवार के पक्ष में। तो 2019 की सियासी अग्नि परीक्षा के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 36 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये रिपोर्ट आप देखें। देर रात तक चली मैराथन मीटिंग के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने दूसरी लिस्ट पर आखिरी मुहर लगाई। दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है उनमें आंध्र प्रदेश की 23, महाराष्ट्र की 6, ओडिशा की 5, मेघालय और असम की 1-1 सीट शामिल है। बीजेपी के दूसरे लिस्ट में बड़ा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का है, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उन पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही ओडिशा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बसंत कुमार पांडा को भी कालाहांडी से टिकट मिला है, जबकि सुरेश पुजारी को ओडिशा के बारगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। 36 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है और उसमें हम लोगों ने उड़ीसा के पूर्व अपने वर्तमान अध्यक्ष बसंत पांडा जी, हमारे उड़ीसा के ही नेता सुरेश पुजारी जी
और हमारे प्रवक्ता संबित पात्रा जी, इनके नाम उसमें जुड़े हैं जिनको हम लोगों ने जारी किया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र के 6 उम्मीदवारों में गिरीश बापट का नाम भी शामिल है, जिन्हें पुणे से इस बार टिकट मिला है, जबकि स्मिता उदयवाग को जलगांव से, प्रताप पाटिल चिक्कालीकर को नांदेड़ से, कंचन राहुल कुल को महाराष्ट्र के बारामती से टिकट मिला है। सोलापुर से जय सिद्धेश्वर स्वामी के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। उधर आंध्र प्रदेश में कभी एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू इस बार अकेले ही विरोधियों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी से भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। इसलिए इस बार बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। पार्टी ने यहां से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीजेपी ने 21 मार्च को 184 लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। यानी 2 राउंड में बीजेपी अब तक कुल 220 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला कर चुकी है। अब देखना होगा कि ये उम्मीदवार बीजेपी की नैया को पार लगा पाते हैं या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। वो कौन से चुनावी योद्धा हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे? उनमें सबसे पहले नाम संबित पात्रा का है। ओडिशा के पुरी से चुनावी मैदान में है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इससे पहले किसी भी तरह का कोई सियासी चुनाव संबित पात्रा ने नहीं लड़ा। वहीं बसंत कुमार पांडा जो बीजेपी विधायक है और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओडिशा के कालाहांडी से उन्हें मैदान में उतारा गया है और किस तरह से यहां पर प्रदर्शन करते हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी। इसके अलावा सुरेश पुजारी का जिक्र कर लेते हैं। ओडिशा के बारगढ़ से चुनावी मैदान में है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संबलपुर में चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन 2014 में मुंह की खानी पड़ी थी। वहीं गिरीश बापट पुणे से चुनाव मैदान में है, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, 5 बार विधायक बने हैं, खासे अनुभवी और एक बार फिर उनसे उम्मीदें हैं बीजेपी को। उधर आज बिहार एनडीए की बैठक है। आज बीजेपी एनडीए की सीटों का ऐलान किया जाएगा। इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी इलेक्शन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बिहार एनडीए की बैठक है, जिस पर लगातार नजर हमारी भी बनी हुई है। आज बीजेपी एनडीए की सीटों का ऐलान यहां पर किया जाएगा। तो बिहार की जो 40 सीटें हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अपनी जीत पर ये निभाती हैं। जहां पर बंटवारा कांग्रेस में हो चुका है, वहीं टिकी हुई है नजरें बीजेपी में। तो जेडीयू और बीजेपी दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। 6 सीटें एलजेपी के खाते में गई हैं। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। 11 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। एनडीए कैंडिडेट्स, उनके नाम आज सामने आ जाएंगे। लगातार जो है बीजेपी सूची जारी कर रही है। एनडीए के उम्मीदवार अब उनके नाम सामने आ रहे हैं और बिहार खास तौर पर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, वहां से कौन कौन से नाम सामने आते हैं, ये 11 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जेडीयू के 17, बीजेपी के 17, एलजेपी का जिक्र करें तो 6 सीटें खाते में जरूर आई हैं, लेकिन वो चेहरे कौन से होंगे जो बिहार की सियासी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, अब नजरें इस पर टिकी हुई हैं। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पटना से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से मोहित राज दुबे भी बने हुए हैं। सबसे पहले मोहित, आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि नजर टिकी हुई है बैठक पर कि आखिर वो उम्मीदवार कौन से होंगे जिन पर मोहर लगाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। इस बैठक में 17 सीटों पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार आज तय कर देगी, लेकिन देखना यह होगा कि ऐलान किन किन उम्मीदवारों का करती है। देखिए, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का लगभग ये माना जा रहा है कि उनका नाम कट जाएगा, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं उतारेगी। उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को उतारा जा सकता है। इसके अलावा सासाराम से चेदी पासवान को उतारा जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई दौर की बैठक कर चुकी है और ये बैठक लगभग फाइनल माना जा रहा है। 2014 का अगर इतिहास भारतीय जनता पार्टी को दोहराना है तो उम्मीदवारों का चयन सही ढंग से करना होगा। जी बिल्कुल, रजनीश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम है ये चुनाव एनडीए के लिए, क्योंकि सत्ता में वापसी करनी है, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सीटें जीतना काफी अहम होगा। किस तरह के समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, किस फॉर्मूले के तहत? क्योंकि नाराजगी कोई भी पार्टी यहां पर अपने उम्मीदवारों का, अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का मोल लेना नहीं चाहेगी।
बिल्कुल करुण, देखिए आज जो सूची आई सबके सामने उसमें 40 नाम होंगे। 17 नाम जेडीयू के, 17 बीजेपी के और 6 लोक जनशक्ति पार्टी के। खास बात यह कि जैसा मोहित भी कह रहे थे कि सिने स्टार और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के नाम कटने की पूरी संभावना है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद मैदान में होंगे। जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उनके सीट को रिटेन किया गया है। गिरिराज सिंह का सीट बदलने की बात है। गिरिराज सिंह नाराज दिख रहे हैं, तो देखना है बेगूसराय की सीट गिरिराज सिंह को मिलती है कि नहीं। नवादा की सीट जो है पहले से ही उनसे अलग हो चुकी है। नवादा की सीट लोजपा को जा चुकी है। हमारे साथ अफजल शमसी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल, क्या बीजेपी ने वो कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है, वो सूची तैयार है जो कि इस दंगल में उतरेगी और जीत के निकलेगी? देखिए, ऐसा है कि 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए के खाते में जाएगी और बिहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी एनडीए की 40 सीट जिताने में और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में। ये तो ठीक है शमसी साहब, लेकिन ये बताइए कि जो लोग नाराज हैं, जिनके टिकट कट गए, जिनके सीट बदल गए, उनका क्या होगा? शत्रुघ्न सिन्हा की भी टिकट कटने की बात है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। गिरिराज सिंह को आपने नवादा से हटाकर अब बेगूसराय भेजने का मन बनाया, वो भी बेगूसराय मिलेगा कि नहीं ये भी तय नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट पे विश्वास करती है। तो इसीलिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मैंने पहले कहा कि एनडीए की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपने कंप्रोमाइज किया बिहार में, आपने पास सीटिंग अपने एमपीज के सीट भी काट दिए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे रही। बीजेपी की जो नजर है वो दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर है और उसके लिए आप हर कंप्रोमाइज करने को तैयार है, ऐसा लगता है? बिल्कुल बीजेपी बैकफुट पे नहीं है। जब हम कोई गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों गठबंधन के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर यहाँ पर नाराजगी अगर है तो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। रजनीश और मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बिहार में महागठबंधन में सीटों की खिचड़ी पक गई है। दरअसल आरजेडी, कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और उनके बाकी सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे पर तालमेल हो गया। हालांकि सीट बंटवारे में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं सकी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन कई दिनों की बड़ी मशक्कत के बाद बन गई बात। सीटों पर लगातार खींचतान और अल्टीमेटम के बाद महागठबंधन खटाई में नजर आ रहा था, लेकिन आखिरकार इसमें शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। महागठबंधन के बैनर तले चुनाव मैदान में उतर रही आरजेडी को 20 सीटें मिली हैं, जबकि 11 सीटों पर अड़ी कांग्रेस को 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने वाली उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 5, जीतन राम मांझी की हमको 3 और वीआईपी को 3 सीटें मिली। लेफ्ट भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। आरजेडी उसे अपने कोटे की 1 सीट देगी। सीपीआई-एमएल लिबरेशन पहली बार हमने अपने कोटे से उनको 1 सीट दी है और शरद जी ने भी साफ किया है कि वो और उनके साथी हमारे सिंबल पे, राजद पे लड़ेंगे और चुनाव के पश्चात वो हमारे में विलय कर बैठेंगे। गया से हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो नवादा सीट से आरजेडी ने विभा देवी को टिकट देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस की किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और माले को 1 सीट राजद कोटे से। अभी तक कोई भी पार्टी सीट बंटवारे में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं थी, जिससे महागठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन महागठबंधन में शामिल दलों को एहसास था कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के गठजोड़ से मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इस राजनीतिक तकाजे ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग की राह आसान कर दी। आरजेडी और कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों की मांग के आगे झुकते हुए कुछ सीटों पर अपना दावा छोड़ा, तब कहीं जाकर सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई। कांग्रेस दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंची और लालू यादव ने अपने साथ साथ छोटी पार्टियों को खूब दिलवाई सीट। ऐसे में आने वाले वक्त में विरोधियों से प्रतिद्वंदता तो ठीक है, मगर कहीं इस महागठबंधन के अंदर अंतर्द्वंद शुरू न हो जाए, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो साफ है कि दांव पेच का दौर हर पार्टी में जारी है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, फौरन हाजिर होंगे।